निकिता का आज जन्मदिन था, इसलिए उसकी माँ ने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें काफी मेहमान आई थी। पूजा और निकिता को साथ में देखकर आशा अपने दोस्त से पूजा की चुगली करती है। हम पैसे वाले हैं इसलिए मेरी बेटी से दोस्ती कर रखी है ताकि ये मेरी बेटी से पैसे निकलवाती रहे। बस एक बार मैं अपनी बेटी की शादी कहीं दूर कर दूं तो मेरी बेटी का पीछा छूटे इस लालची से। अरे होंगे तुम्हारे पास बहुत पैसे, पर अपने पैसे अपने पास रखो, हम कोई लालची नहीं है। तुम अपनी बेटी संभालो, मैं अपनी बेटी संभाल लूंगी। सुमित्रा को आशा की बातें काफी बुरी लगती हैं और वो घर आकर अपने पति से कहती है, वो खुद को समझती क्या है जी, हमें लालची कह रही थी। अब मैं अपनी बेटी की शादी एक अमीर घर में करवाऊंगी और फिर उसे बताऊंगी पैसा क्या होता है। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े घर में रिश्ते देखना शुरू कर देती है और बहुत जल्द पूजा का रिश्ता अमीर घर में लग जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और जब बारात आती है तो छत पर खड़ी निकिता पूजा के साथ देखती है कि लड़के वाले हैं, सभी पर पैसे लुट रहे हैं। यहाँ तक कि घर की औरतें भी हाथों में नोटों की गड्डी लेकर ढोल बाजे घोड़ी बालों पर पैसे निछावर कर रही हैं। पूजा, तेरे ससुराल वाले तो बहुत अमीर है, तेरा तो सही है, तेरे तो नसीब खुल गए, इतना अमीर ससुराल जो मिल गया। अपनी दोस्त से बात कर निकिता नीचे बाराती के पास जाती है, जहाँ उसकी बातचीत दिवाकर से होती है। तो वहीं कुछ देर में सुमित्रा पूजा के पास आती है। देखा कैसे इसकी माँ हमें लालची कह रही थी, जबकि तेरी दोस्ती लालची है। उसने तेरा अमीर ससुराल क्या देखा, वो तो तेरे देवर के साथ बैठकर बातें करने लगी। इसके मन में लालच आ चुका है, अपने पति को इस लालची से दूर रखियो, कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरी सौतन बन जाए। माँ, मैं जानती हूँ आपकी और आंटी की बनती नहीं है, पर मेरी दोस्त लालची नहीं है। कुछ देर के लिए पूजा अपनी माँ को चुप करवा देती है। अब कुछ ही देर में शादी करके पूजा अपने ससुराल वालों और निकिता के साथ ससुराल पहुंचती है, जहां गृह प्रवेश से पहले शांति अपने बेटे बहू की पैसों से नजर उतारती है। मेरे बहू बेटे को किसी की नजर ना लगे। रामू काका, सरला, ये पैसे लो और गरीबों में जाकर बांट देना। अरे यार, तेरी सास तो बहुत अच्छी है, बिना सोचे समझे इन्होंने इतने सारे पैसे नौकरों में और गरीबों में बांट दिए। मेरी माँ ही नहीं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और तुम्हारी बातें सिर्फ भाभी नहीं, मैं भी सुन पा रहा हूँ। दिवाकर की बात सुनकर निकिता चुप हो जाती है। कुछ देर में पूजा का गृह प्रवेश होता है और पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है। अगले दिन पूजा की पहली रसोई होती है और पूजा की मदद करवाने के लिए निकिता सुबह जल्दी उठकर उसके कमरे में जाती है। यार, यहाँ तो हर कमरे में एसी लगा है, अब एसी की हवा खानी बंद कर और अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में चल। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए तू मेरे ससुराल आ गई। कहाँ मिलती है इतनी अच्छी दोस्त। अब पूजा तैयार होकर निकिता के साथ रसोई में जाती है, जहां मॉड्यूलर किचन और रसोई में एसी को देखकर निकिता अपनी दोस्त से कहती है, पूजा, तेरी तो किस्मत खुल गई, रसोई में भी ऐसी इतनी फैसिलिटीज तो तेरे मायके में नहीं मिली तुझे जितनी ससुराल में मिल रही है। बस अब ऐसे ही किसी अच्छे बड़े घर में भी मेरी भी शादी हो जाए। मैं तो कहती हूँ तेरे ही घर के पास में हो जाए, ताकि तुझे मिलने के लिए मुझे यहाँ बार बार ना आना पड़े। फिक्र मत कर, तेरी शादी भी एसी से भरे ससुराल में होगी। दोनों दोस्त खाना बनाते हुए बात कर ही रही होती हैं कि तभी सुमित्रा का फोन आता है और सुमित्रा निकिता की आवाज सुनती है। वैसे मैंने पहली बार देखा है रसोई में भी एसी, बढ़िया है। तुझे खाना बनाते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। ये अभी तक अपने घर नहीं गई, देख रही है ना उस लालची को। अब तेरी शादी बड़े पैसे वाले घर में हो गई है, इसलिए वो तेरे पीछे पीछे घूम रही है। तेरा एसी वाला ससुराल देखकर उसके मन में लालच आ गया। अब भी मौका है, उसे खुद से दूर कर दे, वरना वो तेरी सौतन बन जाएगी, तेरा अमीर एसी वाला घर देखकर। माँ, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, और अभी मैं खाना बना रही हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी। कुछ देर में खाना बनाकर पूजा बाहर आती है, जहाँ सभी घर वाले पूजा के हाथ का खाना खाकर उसकी काफी तारीफ करते हैं, साथ ही उसे नोटों की गड्डियां पकड़ाते हैं। बहू, काम और शादी की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया जो तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट खरीद पाता, इसलिए मेरी तरफ से तुम ये 1 लाख रुपए नेक के तौर पर रखो। रख लो भाभी, शगुन है। पूजा, तेरे ससुराल वाले सच में बहुत अमीर है। वो देख, सामने डाइनिंग टेबल के पास भी इन्होंने एसी लगा रखी है। मैं बहुत खुश हूँ, तुझे वो सारी खुशियां मिल रही हैं शादी के बाद जिसके लिए तू तरस रही थी। पूजा का अमीर एसी वाला ससुराल देखकर निकिता को काफी अच्छा लगता है। कुछ देर बाद निकिता अपने घर चली जाती है। इसी तरह समय गुजरता है और बार बार निकिता पूजा से मिलने उसके ससुराल आती जाती है। ऐसे ही एक दिन पूजा अपने ससुराल वालों के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहां पहले से ही निकिता होती है। भाभी, देखो आपकी दोस्त। पता है पूजा, मैं तुझसे मिलने की सोच रही थी और तू मुझे मॉल में मिल गई। अब दोनों दोस्त मिल गई हो तो साथ में शॉपिंग कर लेते हैं।
अपने दोस्त को देखकर पूजा काफी खुश होती है और दोनों दोस्त मॉल में एक साथ शॉपिंग करते हैं। नहीं माँ जी, ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा महंगी है। कुछ महंगी नहीं है, सिर्फ 20,000 रुपए की। अमित बेटा, तू बहू के लिए ये वाली साड़ी ले ले। बढ़िया है पूजा, पहले तो तू साधारण कपड़े पहनती थी और अब तुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। निकिता की ये बात सुनकर अब पूजा के भी दिमाग में शक पैदा होने लगता है और उसे अपनी माँ की बातें याद आती हैं। समय गुजरता है और एक दिन बिना बताए निकिता अपनी दोस्त से मिलने के लिए आती है, जहां वो उसके कमरे का एसी चलाकर बैठ जाती है। महंगे एसी की बात ही अलग है। मुझे भी ऐसा ही ससुराल चाहिए जहाँ हर कमरे में एसी लगा हो, यहाँ तक कि रसोई में भी। माँ ठीक कहती थी, मेरी शादी पैसे और एसी वाले घर में हुई है, इसीलिए मेरी दोस्त के मन में लालच आ गया है। तभी तो ये बार बार मेरे घर में मुंह उठाकर आ जाती है और मेरे बिना पूछे एसी तो ऐसे चलाकर बैठती है जैसे कि इसी का घर हो। अब पूजा को भी निकिता का बार बार उसके ससुराल आना पसंद नहीं आता। ऐसे ही एक रात जब पूजा सो रही होती है तो वो सपना देखती है कि निकिता उसके पति के साथ शादी करके आ गई है। अच्छा, तो इसलिए तू रोज रोज मेरे घर में आती थी। एसी का लालच तो झूठा था, असल में तुझे मेरा पति पसंद था। तू मेरी सौतन बनना चाहती थी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नींद में पूजा बड़बड़ाने लगती है और अमित उसे नींद से उठाता है। क्या हुआ, किसको नहीं छोड़ोगी? एसी चल रही है फिर भी तुम्हें पसीना आ रहा है, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, वो मैंने बहुत बुरा सपना देखा, पर अब मैं ठीक हूँ, थैंक गॉड। ये सिर्फ सपना था। इतना बोलकर एक बार फिर पूजा सोने की कोशिश करती है। उस दिन के बाद पूजा निकिता से खफा खफा रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब निकिता पूजा से मिलने आती है। मेरे कमरे की एसी खराब हो गई है, गर्मी में क्या तू यहाँ रुकेगी? और इस तरह तू बार बार मेरे ससुराल आ जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे घर वाले भी क्या सोचेंगे, इसलिए तू मेरे घर आना बंद कर दे। ठीक है पूजा, अगर तुझे मेरा यहाँ आना नहीं पसंद तो मैं नहीं आऊंगी। क्योंकि पूजा निकिता को आने से मना कर देती है, इसलिए निकिता पूजा से मिलने उसके घर नहीं आती। और एक दिन दिवाकर निकिता से बात करता है। माफ करना दिवाकर, पर पूजा को मेरा बार बार आना पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। लगता है भाभी को कोई गलत फहमी हो गई है, मैं उनसे बात करता हूँ, वो सारा सच बताता हूँ। अब दिवाकर पूजा से बात करने उसके कमरे में जाता है। भाभी, मैं नहीं जानता आपने निकिता को यहाँ आने से क्यों मना किया, पर वो यहाँ आपके बहाने मुझसे मिलने आती थी। मैंने जब पहली बार शादी में निकिता को आपके साथ देखा था छत पर, बस मैं तभी से उसका दीवाना हो गया था। भैया, तुम पूरे 10,000 की गड्डी रखो, क्योंकि मैंने भाभी के साथ एक लड़की देखी है, उसे ही भाभी की देवरानी बनाऊंगा। पहली नजर में मुझे निकिता से प्यार हो गया था, और आपको याद है शॉपिंग मॉल में पहले से ही निकिता वहां थी, वो भी मेरे कहने पर आई थी। अरे, तुम जा रही हो क्या? जाना तो पड़ेगा, शादी मेरी दोस्त की हुई है, मेरी नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आज भाभी के साथ मॉल में जाऊंगा शॉपिंग करने। तुम पहले से मॉल में रहना, इसी बहाने हम दोनों की भी मुलाकात हो जाएगी। इसका मतलब शादी से लेकर अब तक निकिता तुम्हारे लिए यहाँ रुकी थी और तुम्हारे लिए बार बार आती थी, और मैंने सोचा मेरा पैसा एसी वाला ससुराल देखकर उसके मन में लालच आ गया और वो मेरी सौतन बनना चाहती है। भाभी, वो आपकी सौतन नहीं देवरानी बनना चाहती है, और उसके मन में कोई लालच नहीं है। उल्टा वो तो आपके पैसे और पैसे वाले ससुराल में देखकर बहुत खुश है। हर वक्त मुझसे आपकी ही बात करती है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अब आप ही कुछ कर सकती हो भाभी। सही कहा देवर जी आपने। अब आपको छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ना सिर्फ मैं निकिता से माफी मांगूंगी, बल्कि आप दोनों की शादी भी करवाऊंगी। पूजा की सारी गलतफहमी उस दिन दूर हो जाती है और वो निकिता को अपने घर बुलाती है। देख, मैंने एसी चला दी है ताकि मेरी बातें सुनकर तुझे पसीना ना आए। मुझे माफ करना, मैं अपनी माँ की बातों में आ गई। मुझे लगा तू लालच में यहाँ आ रही है और मेरी सौतन बनने की कोशिश करी, पर दिवाकर ने मुझे सब बता दिया है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। अब तो चिंता मत कर, मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी, मैंने बात कर ली है। इस तरह पूजा की सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है और बहुत जल्द वो अपनी दोस्त और देवर की शादी करवा देती है। अरे वाह दीदी, यकीन नहीं होता कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में तय हो गई है। अब हम दोनों माँ से तो दूर होंगे, लेकिन एक दूसरे के हमेशा पास ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, हम बहनें कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगी। पूजा, रिधिमा, क्या बातें हो रही हैं। थैंक यू सो मच माँ, जो आपने हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में तय कर दी। हम दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, वैसे आज बात पक्की हुई है। इसी खुशी में तुम दोनों के ससुराल वाले तोहफे देकर गए हैं। लो, अपने अपने नाम वाले तोहफे ले लो।
कमला के बोलने पर दोनों बहनों ने अपने अपने नाम के तोहफे ले लिए और वो उन्हें खोलने को बैठी। जैसे ही रिद्धिमा ने अपने तोहफे को खोलकर देखा, वाओ, इट्स हील्स, साथ में मिस डायर का परफ्यूम और ये इतनी ज्यादा ब्रांडेड साड़ी। माँ, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा महंगा सामान आया है। तेरे बक्से में क्या है पूजा? मुझे भी बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन आपके जितने बड़े ब्रांड्स की नहीं है। सच? अरे हाँ, याद आया, मेरे पति वंश ही तो होंगे। उन्होंने ही तो सारा घर अपने कंधों पर संभाला हुआ है। विराट तो बस ठीक ठाक ही कमाते हैं। रिद्धिमा ने ऐसे ही पूजा को बात सी मारी, जिसको सुनकर पूजा उदास सी हो गई। पूजा और रिद्धिमा दोनों बहनें थीं और दोनों ही बहनों की एक ही परिवार में शादी होने वाली थी। पूजा जो कि छोटी बहन थी, उसकी शादी एक ही घराने के छोटे बेटे और रिद्धिमा के बड़े बेटे से तय हुई। देखते ही देखते ऐसे ही समय गुजर गया और वो वक्त भी आ गया जब दोनों बहनों की शादी हो गई। रिद्धिमा अमीर पति मिलने से घमंडी हो चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा आज भी पहले ही जैसी थी। अब दोनों बहनों की शादी हुए एक हफ्ता बीत चुका था और आज दोनों बहनें साथ साथ खाना बना रही थी। दीदी, आज बस आलू की सब्जी बना लेते हैं, आज पनीर नहीं बनाते। अच्छा, लेकिन क्यों? पनीर क्यों नहीं? मेरा मतलब तेरा पति यानी कि देवर जी करीब हैं, तो क्या हुआ? मेरे पति के पास पैसे बहुत हैं, तो मेरी तरफ से पनीर खा लेना। दीदी, मैं गरीबी या अमीरी की वजह से पनीर को मना नहीं कर रही थी। मेरा पनीर खाते खाते मन भर गया है, इसलिए बस मना कर रही थी। ओह अच्छा, वैसे अगर तू पैसे की भी सोच कर मना करे तो बात गलत नहीं होगी। पनीर महंगी चीज़ है और तुम, खैर छोड़ो, मैं ये नहीं कहती, नहीं तो तुझे बुरा लग जाएगा। रिद्धिमा ऐसे बोलती हुई रसोई से चली गई। दीदी, अब कहने और सुनने को रह ही क्या गया है? शादी होते ही आप तो पूरी की पूरी ही बदल गई। सही कहते हैं लोग कि ये अमीरी और पैसा खून के रिश्तों के बीच में भी दरार बना देते हैं। पूजा काफी दुखी हो गई थी अपनी बड़ी बहन के ऐसे बर्ताव से, लेकिन उसने फिर भी किसी तरह खुद को संभाल लिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज दोनों बहनें साथ साथ शॉपिंग करने को आई हुई। रिद्धिमा पूजा को एक बहुत ही बड़े ब्रांडेड मॉल में लेकर गई, जहां वो बहुत ही महंगी महंगी चीजों की शॉपिंग कर रही थी। पूजा, बता कि ये पर्स कैसा है? दीदी, अच्छा तो है, लेकिन ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। महंगा? हाँ, तेरे हिसाब से तो ये महंगा ही है, लेकिन मेरे लिए नहीं, सिर्फ 50,000 का ही तो है, और 50,000 बड़े ब्रांड्स के लिए कुछ भी नहीं होते हैं। रिद्धिमा ऐसे ही पूजा को पैसे की धौंस दिखाते हुए महंगे महंगे पर्स, जूते, ड्रेसेस वगैरह लेने लगी। उसने अपनी नंद और सास के लिए भी ऐसे ही ब्रांडेड सामान खरीदा और कुछ देर तक शॉपिंग करके वो दोनों मॉल से निकल आईं। रिद्धिमा दीदी, अब आप मेरे साथ भी लोकल मार्केट चलो ना, मुझे भी शॉपिंग करनी है। नो वे, मैं यहाँ की लोकल मार्केट जाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता है। तुझे जाना है तो तू जा, मैं नहीं जाऊंगी। दीदी, मैं भी तो आपके साथ आई हूँ ना, प्लीज आप भी मेरे साथ चलिए। पूजा के बार बार बोलने पर रिद्धिमा उसके साथ जाने को राजी हुई। दोनों बहनें शहर के लोकल बाजार पहुंच गई, जहां जाने के बाद पूजा ने बड़े ही हिसाब से शॉपिंग की। दीदी देखो ना, ये साड़ी 50 रुपए सस्ती है, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छी है 50 रुपए महंगी वाली लग रही है। मैं कौन सी लूं? एक काम करती हूँ, ये सस्ती वाली साड़ी ले लेती हूँ, क्योंकि फिलहाल तो मुझे डेली के लिए कपड़ों की जरूरत है। अब कहीं जाने का होगा तब इस साड़ी को आकर खरीद लूंगी। पूजा ऐसे ही हिसाब से काम कर रही थी। कुछ देर को शॉपिंग करने के बाद पूजा भी बाजार से आ गई, जिसके बाद दोनों बहनों ने घर आकर अपना अपना सामान निकाला। ये लो ज्योति, ये ब्रांडेड जीन्स खास में तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये ज़ारा की है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, ज़ारा का क्लोथिंग स्टाइल तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच। और बहू, तू मेरे लिए भी इतनी अच्छी साड़ी लाई है ना कि बस देखते ही दिल खुश हो गया। रेखा और ज्योति को रिद्धिमा का दिया हुआ तोहफा तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही पूजा ने भी उन दोनों को अपना लोकल मार्केट से लाया हुआ सामान दिया। ये लो ज्योति, ये ड्रेस ब्रांडेड तो नहीं है, लेकिन ये ड्रेस मुझे तुम्हारे ऊपर सोचकर बहुत अच्छा लग रहा था, सो मैं ले आई। शुक्रिया। और मेरे लिए बस तू ये चाय का कप लेकर आई है? हाँ माँ जी, आपका चाय का कप टूट गया था ना, तो मुझे ये वाला आपके लिए अच्छा लगा। बेचारी पूजा के लाए हुए सामान को किसी ने भी ज्यादा खुशी से एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। दोनों बहनों के नेचर में अब जमीन आसमान का अंतर हो चुका था। एक तरफ पूजा थी जो बहुत ही सोच समझकर अपने पति के पैसों को उठाती थी। मुझे घर के लिए थोड़ा सा सामान मंगवाना है, इस वेबसाइट पर तो बहुत महंगा है, किसी दूसरी पर देखती हूँ। अरे हाँ,
इस पर ये 50% ऑफ में मिल रहा है, यहीं से ऑर्डर करूंगी। एक तरफ पूजा इस तरह से पैसे बचाती थी तो वहीं दूसरी तरफ रिधिमा। अरे वाह, लगता है वंशी को कोई बोनस मिला है। पूरी 5 लाख अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। एक काम करती हूँ, मुझे जो वो 3 लाख वाली ड्रेस और 2 लाख वाले शूज पसंद आए हैं उन्हें मंगवा लेती हूँ। रिधिमा ऐसे ही लाखों रुपए बिना सोचे समझे उड़ा देती थी। एक तरफ जहां पूजा का पति बस छोटी सी जॉब के बाद भी उससे पैसों को लेकर कोई शिकायत नहीं करता था, वहीं रिधिमा का पति अकेले में उसको डांटता था। रिधिमा, पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, तुम्हें मेरी कमाई को बचाना चाहिए, ना कि इस तरह से उड़ा देना चाहिए। जाइए, आप कमाते किसके लिए हो? मेरे लिए ना। तो फिर मुझे वो करने दो जो भी मुझे करना है। रिधिमा कभी भी वंश की बात को नहीं समझती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज अचानक से ही रिधिमा के बैंक अकाउंट, जो कि वंश का भी अकाउंट था, उसमें 10 लाख रुपए आए। अरे वाह, 10 लाख रुपए! आज तो बड़ी लॉटरी लग गई है शायद। चलो जल्दी से इस पैसों को कहीं लगा देती हूँ। रिधिमा ने ऐसे बोलकर उन पैसों से शॉपिंग कर ली तो वहीं दूसरी तरफ। वंश, मैंने तुम्हें जो पैसे भेजे थे, अब तुम उन पैसों को जल्दी से उन सिंगापुर वाली क्लाइंट्स को सेंड कर दो। जी बॉस। पैसे कहां गए? क्या हुआ, मुंह पर 12 क्यों बज गए तुम्हारी? बॉस, इसमें पैसे नहीं है। बहुत अच्छे, मतलब अकाउंट में आते ही उड़ा दिए। यही है तुम्हारे घर के तौर तरीके? मैं कुछ नहीं जानता, जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। बॉस, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अभी आया। वंश पूरा पसीने पसीने हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घबराते हुए वो अपने घर आया और घर आते ही उसने सारा घर सिर पर उठा लिया। तुम इतनी फिजूल खर्ची किस लिए करती हो? रिधिमा, जो पैसे तुमने अपनी शॉपिंग में लगाए वो मेरे नहीं, मेरे बॉस के थे। अब बताओ मैं क्या करूं? क्या जवाब दूं अपने बॉस को? माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दीजिए? तो इतनी ज्यादा फिजूल खर्ची पर उतर आई है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अब बता कि मेरा बेटा क्या करे। माँ, अगर कुछ नहीं किया तो पता भी है क्या होगा? हमारा ये घर पूरा जब्त हो जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरी समझदार पत्नी के पास तो कोई जमा भी नहीं है, मैं क्या करूंगा? माँ, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, हमारे पास खाने को नहीं होगा और हमारी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लीजिए जेठ जी, पैसे पूरे 10 लाख ही हैं। आपको ऐसे ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपने घर वालों के लिए हिसाब है। पूजा, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? मैं विराट जी की कमाई का आधा हिस्सा बचा कर रखती हूँ, बस इसीलिए जरूरत के वक्त मेरे पास पैसे निकल आए। आप ले लीजिए, घर की इज्जत बची रहेगी। बाद में आप थोड़े थोड़े करके विराट जी को इन्हें चुका देना। पूजा से वंश ने पैसे ले लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो रिधिमा, कुछ सीखो अपनी बहन से। इस तरह से चलने वाली औरतें ही समझदार होती हैं। ये नहीं कि जो हाथ में आया उसे आते ही खत्म कर दो। भविष्य के लिए पैसा बचाना पड़ता है, क्योंकि हालात कभी एक जैसे नहीं रहते और बुरा वक्त भी पूछ कर नहीं आता। वंश की बातें सुनकर रिधिमा को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और साथ ही ये एहसास भी हो रहा था कि जिस बहन को वो गरीब बोलती थी, असल में वो गरीब नहीं, समझदारी से चलने वाली थी। अब मुंह को दुबकाए मत खड़ी रहे, अपनी बहन से सीख ले, समझ आया? वाह बहू, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी बहू है। रेखा की बात को सुनकर पूजा खुश हो गई तो वहीं रिधिमा का सिर शर्म से झुक गया। जिस पूजा को आज तक गरीब गरीब कहकर रिधिमा चिढ़ाती थी और सास और नंद भी ध्यान नहीं देती थी, आज पूजा को उन्हीं से मान सम्मान मिल रहा था और अब सभी घर वालों को पूजा की अहमियत और अच्छाई का पता चल गया था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।